हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आदिकाल हमने प्रारंभ कर दिया था और इसमें जो वीरगाथा काल है प्रकरण 3 उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। कुमार रासो और बीसलदेव रासो के विषय में किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कहाँ से शुक्ल की पुस्तक में से प्रश्न उठाए जाते हैं, इस पे बात हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम चंद्रप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह पुस्तक हमें क्या कहती है। सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसका समय चंद्रप्रदाय का संवत 1225 से 1249। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। यह प्रश्न भी हूबहू आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे उठाकर पूछ लिया जाता है, चाहे सत्य असत्य वाले प्रश्नों में पूछा जाए या किसी और प्रकार से इसे पूछा जाए। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हिंदी के प्रथम ये महाकवि माने जाते हैं और इनका जो पृथ्वीराज रासो है वह हिंदी की प्रथम महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हुए हैं। इससे इनके नाव में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के हैं। इनकी जाति भी पूछ ली जाती है कि जगात नामक गोत्र के थी। ध्यान रखेंगे, इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी। आपसे किसी भी प्रकार के विश्लेषणात्मक प्रश्नों की जब बात की जाती है और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपसे ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो लाइनें हैं, ये उठा करके पूछा जा सकता है कि चंद्रप्रदाय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो आपको यह लाइन दे सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ये भट्ट जाति के थे, क्या ये कथन सत्य है, और इनके पूर्वज जो थे वो पंजाब से थे, तो ये दोनों कथन सत्य हैं। इस प्रकार से आपको इस पुस्तक का अध्ययन करना है। इसकी एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था, इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, यह भी बात सत्य है। दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था, यानी इनका जन्म और मृत्यु दोनों एक ही दिन हुए थे। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षटभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में ये पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर लेते थे। कौन सी देवी का इन पर हाथ रहा है? तो जालंधरी देवी का आपको ध्यान रखना है। जालंधरी देवी जिसे ये क्या कर लेते थे, ये अदृष्ट काव्य भी कर लिया करते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में ये सम्मिलित भी होते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे, जिसमें 69 समय जिन्हें सर्ग या अध्याय भी कहा गया है। ध्यान रखेंगे कितने थे? 69 सर्ग थे और 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ था। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद कवि छपे हैं दूहा, तोमर, त्रोटा, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया गया था। यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि यह किसने पूरा किया था? तो जलहन ने। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जलहन के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उनके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में मिलता है। पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन काज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृप, भूप भोज उदरिये जिमि। पृथ्वीराज सूजस कवि, चंद कृत चंदनंद उदरिये तिमि। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि यह पुस्तक पूरी किसने की थी? पुत्र
जलहनी। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राज स्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अणुराज के पुत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली पर राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर भी रचा, जो कहानी आप सब जानते हैं। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से अधिक पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा पर ध्यान न रहा। बल का बहुत कुछ हास और जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ गया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा। कैसे मारा था? शब्द भेदी बाण था, जिसमें क्या लिखा था? 4 बाश 24 गज अंगुल अष्ट प्रवान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस प्रकार से शब्द भेदी बाण के माध्यम से उन्होंने शहाबुद्दीन गोरी को मारा था। फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के वीर का कारण यह लिख गया कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग गए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिशा की शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। ये सोचकर इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। यह एक कथा है जिसके माध्यम से हम और जो हमारे बनने वाले प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध हुए और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं भी रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृतांत और रासों में दिए गए संबंधों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने का पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ भी ठहराया है। इस पर बनने वाले प्रश्नों की चर्चा हम आगे करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हम पृथ्वीराज रासो पर बनते हैं और किस प्रकार के पूछे जाते हैं। रासों में चंगेर, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट हो गया। प्रसिद्ध इतिहास यज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, यहाँ से प्रश्न बनता है, रासों में वर्णित घटनाओं और संबंधों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। ओझा जी क्या मानते हैं? भाटों की कल्पना मानते हैं। इसी वजह से जो प्रामाणिक और अप्रामाणिक वाले प्रश्न हैं वो इस पृथ्वीराज रासों में से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता जो है वह संदिग्ध है। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा था। जयानक ने क्या कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज विजय काव्य लिखा था, जो पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए हुए संवाद तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कपूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन झांसी के शिलालेख में भी हुआ है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है।
उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ के से चौहान आदि का 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा में शिलालेखों की जांच करने पर भी कल्पना ठहरती है, क्योंकि इसमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिसमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म संवत 1115 ईस्वी में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। ये चंद लिखते हैं, पर शिलालेख और दान पत्रों में संवत मिलते हैं। उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमदिदेव, कौन, महोबे के राजा परमाल के नाम से जो जाने आए हैं इस प्रकार मिलते हैं। पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच है, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच है, परमदिदेव के 6 जिनके संवत 1223 से 1258 के बीच में। इसमें से एक संवत 1239 का है, जिसमें पृथ्वीराज और परमदिदेव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन किया गया है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहास के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी में हुआ है, यानी विक्रम संवत 1248। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बात करते हैं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का, जहाँ से प्रश्न पूछते हैं ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासों के सब संवतों में अर्थात यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने ये विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इस धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा। कौन से को? किसने? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने। एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। और विक्रम साक अनंत का अर्थ क्या किया? अ शून्य और नंद 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बताते हैं। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस कारण भी विलक्षण कल्पना करके वे रह गए। इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान तो नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई है। फिर एक भी विचारणीय प्रश्न है, किसी ने प्रचलित विक्रम संवत से 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पढ़कर किया है? ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें अनंत के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, एकादश से पंचदह विक्रम जिस धर्मसुता त्राचिये साक पृथ्वीराज को लिशो विपुरगुण गुप्त। इसमें भी नो के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से नो कम करने से यह तीसरा शक बनता है या नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि गुणगुप्ता ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की ही नहीं है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी है उनके लिए क्या कहा जा सकता है? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जा सकता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, फिर उसमें क्यों घटनाएं नाम ठीक ठीक हैं? इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हैं, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता
इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं, कुछ संवत तो ठीक होते। तो आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें क्या कह दिया, इस ग्रंथ को, पूरे ग्रंथ को ही जाली कह दिया कि अगर भले ही काव्य ग्रंथ हो, थोड़ी बहुत घटनाएं तो मेल खानी ही चाहिए। क्योंकि इन्होंने हवाला दिया पृथ्वीराज विजय का, जो जयानक का है, कि उसमें भी तो काफ़ी घटनाएं जो है, नाम है, ठीक ठीक मेल खाते हैं, वह भी एक काव्य ग्रंथ ही है। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था ही नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट का बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया गया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में ये श्लोक आया है, तन यशचंद्र राजस्वे चंद्रराज इवा भवत संग्रह यशस्युव्रतनाम सुव्रतनाम व्याधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत दिया है, यह राज बहादुर श्रीयुत गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवजय नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद का नाम कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसके जो पूर्वज हैं पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट वर्णन तैयार होता गया, उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम ही की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, यह भी बहुत अच्छा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का, जो पूछा जाता है भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने का है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, दोहों की और कुछ कुछ कवितों की यानी छप्पियों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार की गई है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की गई हो। ये कथन किसका है, पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा को लेकर यह टिप्पणी की कि यह बिल्कुल बेठिकाने का है। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, यह भी बहुत अच्छी लाइनें हैं। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही साथ कहीं कहीं भाषा अपनी असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है। ये भी शुक्ल का है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाग जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। बहुत अच्छी लाइन है क्या कि इसकी भाषा को लेकर के कि यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए काम का। आगे देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ने 1909 से 1913 तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में छपा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा और कहा है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया। कौन कह रहे हैं? हरप्रसाद शास्त्री। राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था, वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। हरप्रसाद शास्त्री की नानूराम भाट से भेंट हुई, उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष मिला। किस प्रकार से?
चंद्रप्रदाय के बेटे हुए गुणचंद और जलचंद। जलचंद आगे जाकर के नागौर का वंश चलाते हैं। फिर सीताचंद, उनका वीरचंद, हरिचंद, रामचंद्र, विष्णुचंद, खेमचंद, जयचंद। ये वंशावली आपसे पूछेंगे नहीं। मदन चंद, ये तो हरप्रसाद शास्त्री जी नानूराम जी से भेंट करके ये वंशावली देते हैं। मदन चंद, फिर चोचंद, गोकुल चंद, कर्णचंद, गुणचंद, जगन्नाथ, गंगाधर, भगवान सिंह, कर्म सिंह, माथुर सिंह, वाघ गोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राय जी, आसो जी, घमंडी राम जी, बुद्धिचंद जी, नानूराम जी। ये इनकी एक वंशावली है जो इनके यहाँ से, नानूराम जी के यहाँ से हरप्रसाद शास्त्री जी को मिली है। ये बस ये पूछा जा सकता है कि ये जो वंशावली है ये किसी हरप्रसाद शास्त्री जी को नानूराम भाट जी के यहाँ से मिली है। चंद्रबंदाई की ये वंशावली है और इसमें से कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे नहीं बनाकर पूछा जाएगा। चंद के 4 लड़के हुए थे जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का पता नहीं है, तीसरे के वंश आमिर अम्भोर में जा बसे और चौथे जल का जो वंश है वो नागौर में चला। पृथ्वीराज में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। पृथ्वीराज रासों में चंद के लड़कों का उल्लेख मिलता है किस प्रकार? दहती पुत्रों कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल है गुण बावरो, गुण समुद्र सचिभान। यानी पृथ्वीराज रासों में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम भी दिए गए हैं। और सूरदास की जो साहित्य लहरी है उस टीका में एक पद ऐसा आया है कि इसमें सूर की वंशावली भी दी गई है। प्रथम ही प्रथु यज्ञ में प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्मरा विचारी ब्रह्मरा को नाम अनुप। पान पे देवी दियो शिव आधि सुरसुख पाए कहो। ये वंशावली आपसे नहीं पूछी जाएगी, ना पृथ्वीराज रासों की, ना आपको सूरदास की। बस कहाँ से किसका पता चल रहा है इतना आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों वंशावलियों के मिलने का पर जो मुख्य भेद प्रकट होता है वह है कि नानूराम जी ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया। बाकी नाम वैसे के वैसे ही मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा भी किया था। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप भी धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं वे कि उस समय रासो नाम अनेक ग्रंथों की रचना की गई। रासो नाम के अनेक ग्रंथों की। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से कुछ पद यानी नमूने यहाँ दिए गए हैं। ये पंक्तियाँ कई बार पूछ ली जाती है, जैसे हिंदुवन थान उत्तम सुदेश, तहाँ उदित दुग्ध दिल्ली सुदेश। तो ये पंक्तियाँ एक बार आप देख लेंगे अच्छे से। जैसे यहाँ से ये पंक्ति पूछी जाती है बार बार, मनहु कला से शब्द शशिभान, ये कहाँ से ली हुई है? तो पृथ्वीराज रासो से। बाल बेस शशि ता समीप अमित रसपिनीय, तो ये पंक्तियाँ आप देख लेंगे। ये पंक्ति पूछी जाती है कुटिल केस सुदेश पोह, ये पंक्ति पूछी जाती है कुटिल केस सुदेश पोह। एक वो 2 और आगे ध्यान रखेंगे, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग और बज्जिए घोर निशान रान, ये पंक्ति भी पूछी जाती है। महत्वपूर्ण पंक्ति हैं ये। 2-3 पंक्तियां हैं जिनको आप अच्छे से देख लेंगे। यहाँ से हुबहू पंक्ति उठाकर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से ली गई हैं। अब हम भट्ट केदार को पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।